हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूज इंडिया। बच्चों, पेपर 1 के सॉल्यूशन के बाद मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में पेपर 2 के सॉल्यूशन भी लेके आ गई हूँ। जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था जेईई एडवांस 2022 का 28 अगस्त को, उसके पेपर 2 के सॉल्यूशन में हिंदी मीडियम में आपके लिए ले आई हूँ बच्चों, कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम ओवरऑल केमिस्ट्री के एनालिसिस की बात करें तो काफ़ी पेपर 2 काफ़ी यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन वाला रहा। यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन 12 से कवर हुआ है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवर हुए हैं चैप्टर दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन से जो यहाँ पे आया है कोलराउश लॉ से क्वेश्चन आया है आप लोगों का, काफ़ी लेंदी और अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन सबकी यहाँ पे क्या थी, लेंदी थी। आयनिक इक्विलिब्रियम जो 11th क्लास का आप लोगों का टॉपिक है, लेकिन उसका जो आप बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों वो, उसकी लेंदी कैलकुलेशन भी काफ़ी थी। ठीक है, उसमें 2-3 अप्रोच एक साथ लग रही थी आपके। उसके बाद आया यहाँ पे विलियन से क्वेश्चन, तो विलियन में बच्चों वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आया, लेकिन ठीक है वो क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी था, लेकिन उसका कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं था। ओके, तो यहाँ पे बात हुई बच्चों फिजिकल की। उसके बाद मैं बात करूँ यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ से ब्लॉक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोऑर्डिनेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पेपर था वो ट्रिकी था, इजी था लेकिन ट्रिकी था। ज़्यादातर यहाँ पे जो कंसेप्चुअली मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जैसे हाइड्रोकार्बन से पूछा गया, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछी गई लाइक एज ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण। ठीक है, उसके अलावा और भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है जैसे क्लीमैंसन रिडक्शन या क्लीमैंसन अपचयन। तो स्टिकी केमिस्ट्री में भी यहाँ पे क्वेश्चन था आइसोमेरिज्म से मतलब समावयवता से, वहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के वहाँ से भी आया है और एक क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल मतलब जे अणु से आया है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन के साथ, पूरी डिटेल्ड अप्रोच के साथ पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 आपका मैक्सिमम 24 मार्क्स का था और यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए जो कि इंटीजर टाइप थे। ठीक है, और यदि इसमें हम मार्क्स की बात करें तो +3 और नेगेटिव मार्किंग बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट थी -1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर क्वेश्चन 1, ये बच्चों आयनिक साम्य से क्वेश्चन था, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था ये वाला, और इसमें आप लोगों को दिया हुआ है 1 विलियन में H2SO4 Na2SO4 की सांद्रता 1m और 1.8 × 10⁻⁻² दी हुई है। ठीक है, तो ये तो आपको दिया हुआ है। उसके बाद समान विलियन में PbSO4 की मोलर विलेयता भी आपको दी हुई है। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब मोलर विलेयता भी आप लोगों को दी हुई है, वो आपको x की फॉर्म में दी हुई है। वो तो यहाँ से कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, अभी हम देखेंगे किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों y की। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो PbSO4 का विलेयता गुणनफल है, KSP प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8, और H2SO4 के लिए आपको यहाँ पे आयनिक नियतांक दिए हुए हैं 1.2 × 10⁻⁻², और Ka1 की हमको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। बच्चों यदि हम बात करते हैं H2SO4 की, ठीक है, तो H2SO4 को आप लोग यहाँ पे ऐसे डिसोसिएट कर सकते हो। यदि मैं बात करती हूँ यहाँ पे H2SO4 की, तो H+ + SO4 2-। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचता है हमारे पास HSO4-। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो कि मैंने इसको डिसोसिएट किया H2SO4 में, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ H+ + HSO4- में। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ऐसे भी डिसोसिएट कर सकती हूँ HSO4- मेरे पास बचता है, तो ये अगेन डिसोसिएट होगा मतलब वियोजित होगा किसमें, H+ + SO4 2- में, +SO4 2- में। ठीक है, और यदि मान लो कि मैं यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे अपन को सांद्रता दी हुई है H2SO4 की, कितनी दी हुई है 1m। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 1m, यहाँ पे आ जाएगा 1m, यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 1m। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है HSO4- की यहाँ पे हो जाएगी बच्चों 1m, H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1m, और SO4 2- का हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा जो SO4 2- की सांद्रता हमें दी हुई है, H+ की सांद्रता हमें दी हुई है, और PbSO4 का जो विलेयता गुणनफल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम PbSO4 को इस तरह से वियोजित कर सकते हैं Pb2 + SO4 2- में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Pb2 और SO4 2- का जो विलेयता गुणनफल है, यदि मैं इनके दोनों की सांद्रताओं को यहाँ पे
गुणनफल लिखती हूँ इसका, KSP की वैल्यू लिखती हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁸ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको K2 की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ को इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इवेंचुअली आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो इसकी इनिशियली जो था यहाँ पे, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, यहाँ पे हमारे पास 1m और यहाँ पे हमें दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे कॉमन आयन देखें तो HSO4 माइनस यहाँ पे है, ठीक है, और H+, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कॉमन हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी थे, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, कॉमन आयन हो गए। तो यहाँ पे मैं इसकी जो सांद्रता मान सकती हूँ वो मान सकती हूँ बच्चों 1m, यहाँ पे मैं मान सकती हूँ इसका 1m, और यहाँ पे हमें इसका दिया हुआ है वैल्यू कितना, 1.8 इंटू 10⁻², ठीक है। इवेंचुअली अब क्या होता है इसमें सेकंड अप्रोच जो हम लगाना चाहें, तो सेकंड अप्रोच में क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1 - x, सांद्रता कितनी हो जाएगी 1 - x। यदि हम H+ की बात करें तो 1 + x, और यदि यहाँ पे हम चेंज होती है जब सांद्रता तो उसकी बात करें तो 1.8 इंटू 10⁻² प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और 1 - x को यदि हम कैलकुलेट करें तो 1.2 इंटू 10⁻² हम HSO4 का तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 + x आएगा, और यदि इसको निकाल के हम 1 - x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आएगी, ऋणात्मक इसके जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक। अब यदि हम बात करें बच्चों रिएक्शन कोटेंट मतलब Q निकालने की, ठीक है, तो Q हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे H+ की सांद्रता 1.8 इंटू 10⁻² जो हमें दिया हुआ है SO4 की सांद्रता, और यहाँ पे हमें 1 भी दिया हुआ है, मतलब किसकी सांद्रता हमें दी हुई है, HSO4 की। यहाँ पे 1 हमने कंसीडर किया था, तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो HSO4 का यहाँ पे सांद्रता दी हुई है वो दिया हुआ है 1m, ठीक है। उसको डिसोसिएट करने पर H+ प्लस SO4 की सांद्रता भी यहाँ पे दी हुई है बच्चों 1 और 1.8 इंटू 10⁻²। यदि हम यहाँ पे सांद्रता में वापस से परिवर्तन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 + x, यहाँ पे आ जाएगा 1 - x, ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻²। ऐसा यहाँ पे इवेंचुअली हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसा इवेंचुअली हुआ है। पहले आप लोगों को एक विलयन में H2SO4 और Na2SO4 की सांद्रता दी हुई है, समान विलयन में मौलिक विलेयता भी आप लोगों को दी हुई है, और विलेयता गुणनफल आपको दिया हुआ है। K1 बहुत कम है K2 से, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले H2SO4 की निकालेंगे सांद्रता, फिर हम वियोजित करके उसकी निकालेंगे PbSO4 की, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे मौलिक विलेयता उसकी निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों वही काम करें कि यहाँ पे तो हमें वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ से हम सब में क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 0.6 इंटू 10⁻², ठीक है। अब आते हैं हम PbSO4 के ऊपर। तो बच्चों PbSO4 में यहाँ पे हम इस तरह से इसको वियोजित कर सकते हैं Pb2 प्लस SO4 में, ठीक है। तो PbSO4 का हमें क्या निकालना है, मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब मौलिक विलेयता हमको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो Pb2 प्लस को हम क्या मान सकते हैं, या तो आप S कंसीडर कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको N कंसीडर कर लो, X कंसीडर कर लो, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का निकालना है, मौलिक विलेयता निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया S, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा SO4 और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब Pb2 प्लस की वैल्यू S और SO4 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻², मतलब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू रखी, इसकी और इसकी, मतलब Pb2 प्लस की यदि मैं वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे हमने S कंसीडर किया, SO4 की मैं वैल्यू रखूँ तो मैंने यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻² यहाँ पे कंसीडर किया, यही वैल्यू आपको देखी ना यहाँ पे, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है। और एस क्या है, बहुत कम है, एस क्या है, बहुत कम है, किससे, 1.2 इंटू 10⁻² से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ बच्चों, मान लो कि मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पे हमें देखा है K1 बहुत कम है K2 से, मतलब Pb2 प्लस को हमने माना था S और वो बहुत कम है K2 से, तो हमें यहाँ पे क्या देखा है बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है S इंटू 1.2 इंटू 10⁻² में लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, KSP की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी पहले तो मैंने वैल्यू निकाली, ठीक है, और इसको बराबर कर दिया इसके, किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻8
-8 के, ठीक है। इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखती हूँ एस, PV2 प्लस की वैल्यू रखी मैंने, फिर उसके बाद मैंने वैल्यू रखी 1.2 इंटू 10⁻⁻8 और फिर उसके बाद मैंने वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये तो मुझे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास s कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और इसको मैं किससे भाग दे दूँगी 1.2 इंटू 10⁻⁻8 से। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ और उसके बाद मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाती है 1.33 इंटू 10⁻⁻6। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये मेरे पास इसको कैलकुलेट करने की वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे यदि मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, किससे कंपेयर करूँ मैं इसको 1.33 इंटू 10⁻⁻6 से मैं इसको कंपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, और y यहाँ पे क्या है 6, माइनस तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसका चाहिए y का। तो यहाँ पे हमारे पास जो y का मान आ जाता है वो आ जाता है बच्चों 6। कितना आ जाता है 6। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन का था ये क्वेश्चन और इसमें 2-3 अप्रोच आपके एक साथ लग रही थी। आई होप कि ये काफ़ी बच्चों ने स्किप कर दिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेशन लंबी थी, दूसरा इसमें ये समझ नहीं आया होगा बहुत से बच्चे को कि हमें अप्रोच कहाँ से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत 2-3 इसमें मोड आए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप कर दिया होगा क्वेश्चन को, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगेन ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको विलियन से वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो आपका क्लास 12 का जब तक है उस वो वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.8 किलोग्राम। यहाँ पे आपको जल का भाग भी दिया हुआ है। मैं 0.1 में मोल आयनिक लवण को मिलाकर एक जलीय विलयन तैयार किया जाता है और विलयन में 90% लवण वियोजित रहता है। 90% का मतलब हम ऐसे मान सकते हैं ना इसको 0.9, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विलयन का वाष्प दाब भी 59.72, ठीक है, mmHg है। और यहाँ पे आएगा बच्चों सेंटीग्रेड कि समान टेम्परेचर, मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है पे जल का वाष्प दाब भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो आयनिक लवण के प्रति सूत्र इकाई की उपस्थित आयनों की संख्या है। देखो यहाँ से आपको जो पूछा गया है कंसेप्ट वो कौन सा लगेगा, आपके वांट ऑफ फैक्टर का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वांट ऑफ फैक्टर का। मतलब यदि हम बात करें तो ये आपसे पूछा गया है बच्चों 1 - n इंटू अल्फा, और यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है, n की वैल्यू आपसे इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। तो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, विलियन का वाष्प दाब भी आपको दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन PS, ठीक है। P0 माइनस PS अपॉन PS, ये तो आपको क्या है कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बराबर में ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास n नहीं दिया हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। और अल्फा क्या है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू 90%, मतलब ये मैं यहाँ पे काउंट करूँ यदि अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पे मान सकते हैं 90। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन का है आपके वियोजन जो गुणांक है वो कितना निकल जाएगा 0.9, कितना निकल जाएगा 0.9, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्या रख सकती हूँ, वैल्यू रख सकती हूँ अल्फा की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ P0 माइनस PS अपॉन PS करने पे मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी बच्चों 0.046, क्योंकि यहाँ पे हमें P0 दिया हुआ है, ठीक है 60, और वहाँ पे हमको PS भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू रखूँ तो कितना आएगा 60.00 माइनस 59.724 अपॉन 59.724, यही आएगा कल। और इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.0046 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखती हूँ, यहाँ पे यदि इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है बच्चों, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाता है 4.5, ठीक है। क्या आ जाता है इसको कैलकुलेट करने पे 4.5। और यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू ये मेरे पास आई 0.46, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसोसिएशन निकाल के कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे हमने 4.5 लिखा, और x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ 4.5 अपॉन 0.9,
ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है बच्चों, 5 आंसर आ जाता है। ये इस तरह से इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर आया है, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने वाष्पदाब का सब दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगा दिया P0 माइनस PS अपॉन PS, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, विलेय का जो वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, आई तो यहाँ पे हो गया वांट ऑफ फैक्टर, ये हो गया सॉल्यूट के मोल मतलब विलेय के मोल, और यहाँ पे हो गए विलियन के मोल, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा, लगभग में इसका आंसर आएगा। लेकिन यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये वाला अप्रोच आप लगा सकते हो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर वाला, ठीक है। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला भी, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा क्या था, इतना टफेस्ट नहीं था, ठीक है। तो ये आराम से बहुत मैक्सिमम बच्चों ने तो ये कर दिया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अगेन बहुत कैलकुलेटिव पार्ट इसमें दिया हुआ है आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। बच्चों इसमें जो कंसेप्ट लगेगा ना वो लगेगा कोलराउश लॉ का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें, कोलराउश का नियम, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य दिए हुए हैं ZM/Xn UM/T VM/Xn, ठीक है। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका हमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें UM और अवलोकन हम कहाँ से करेंगे, एक तो हमें ये टेबल दी हुई है, दूसरा हमें ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, UM/P तथा VM/Xn जो हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य दिया हुआ है उसका सीमांत मोलर चालकता है हमें यहाँ पे दी हुई है 250 440, मतलब एक की तो हमें, आप 2 की तो हमें सीमांत मोलर चालकता दी हुई है, ठीक है। किस किस की, एक तो इसकी दी हुई है, एक इसकी दी हुई है। फाइंड आउट हमें किसकी करनी है, ZM/Xn की। किसकी निकालनी है, ZM/Xn की। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो M+N+P की वैल्यू आएगी उसका हमें मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू भी दी हुई है, किसका दिया हुआ है बच्चों, जो प्रथम विद्युत अपघट्य यहाँ पे दिया हुआ है ZM/Xn, उसका यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो हमें दी हुई है 336, ठीक है, 336 पे हमें जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.04, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और 339 पे हमें कितना दिया गया है बच्चों 0.01, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हम क्या निकालेंगे, जो प्रथम वैद्युत अपघट्य है उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर सब अपने आप हो जाएगा। तो ये वाला जो आलेख है, ये वाला जो क्या है आलेख है, इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ ये किसके उसमें दिया जाता है, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए वाला ग्राफ दिया जाता है। और क्या इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस B√c, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे रिलेशन ये वाला लगा देंगे हम, ठीक है। ये वाला लगा दिया, उसके बाद यहाँ से लगाने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है B और लैम्डा M भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट M मतलब इनफाइनाइट अनंत तनुता पे हमें क्या मिल जाएगी, मोलर चालकता मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वही वाला रिलेशनशिप जो भी मैंने आपको बताया था वो यहाँ से हम लगा लेंगे। आलेख में हमें दिया हुआ है 0.01 पे, 0.01 पे हमें 339 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 और 0.044 पे यहाँ पे 336 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 0.044 पे 36 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आया बच्चों 339, ठीक है। लैम्डा M की वैल्यू मेरे पास क्या आया 339। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो अनंत वाली पोजीशन पे निकालनी है मोलर चालकता, अनंत अनुता पर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, B की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, B × 0.1 आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है। और 336 को जब मैं कैलकुलेट करूँगी, लैम्डा इनफाइनाइट M की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट करना है। तो B मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी बच्चों, यहाँ से मैं 336 लिख दूँगी और इक्वेशन 1 और 2 मेरे पास आ गया, ठीक है। मतलब एक वाला तो मेरे पास ये वाला यूज़ कर लिया मैंने, दूसरा रिलेशन मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, B की वैल्यू निकाल सकती हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके, समीकरण 1 2 को यूज़ करके मैं आराम से यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, इनफाइनाइट पोजीशन पर जो मोलर चालकता है वो तो कैंसिल हो जाएगी 1 और 2 को यदि मैं जोड़ देती हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी बच्चों B की वैल्यू। तो B का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 30,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस वाला जो बी का मान है मैं इस वाले उसमें रख दूंगी, ठीक है, या तो इस वाले उसमें रख दूंगी मैं, या फिर मैं बी की वैल्यू इस वाली समीकरण में रख दूंगी। तो इक्वेशन 1 या 2 हम दोनों में से किसी भी एक में ये समीकरण जो बी का हमारा मान आया है ये हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 342 आ जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अनंत तनुता पर हमारे पास मोलर चालकता आ जाएगी, ठीक है, यदि बी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो। अब अनंत तनुता पे हमने मोलर चालकता निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसको डिसोसिएट करना है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो बच्चों इनको तोड़ना बहुत आसान है कि जैसे हमने ZmXn लिया तो यहाँ पे हम कैसे तोड़ेंगे इनको, Zn प्लस और यहाँ पे आ जाएगा Xn माइनस, ये तो इजीली आप लोग तोड़ सकते हो। तो इन तीनों में मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, कोलराउश लॉ। क्या लगाया है बच्चों, कोलराउश का नियम, कोलराउश नियम यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है, वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लगाया Zm प्लस Xn माइनस और यहाँ पे इसको इसके जो मोलर चालकताएँ हैं, ठीक है, उनमें मैंने इनको वियोजित कर दिया। ये देखो यहाँ पे आयन से इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे और हर आयन की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे Zmxn का हमने अभी यहाँ पे निकाला था कि हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 342 आता है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू रख दूंगी क्योंकि हमने प्रथम प्रबल वैद्युत अपघट्य का हमें मान नहीं दिया हुआ था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहले हमने प्राथमिकता उसी को दी कि हमें सबसे पहले उसी का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग क्या था, यहाँ पे यही वाला पार्ट तो मिसिंग था, तो हमें सबसे पहले इसी को निकालना था, तभी तो हम आगे बढ़ते, तभी हम कोलराउश नियम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली। उसके बाद हमें Zn प्लस की वैल्यू दी हुई है, देखो बच्चों सारणी में यहाँ पे दी हुई है 50, ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 रख दी वैल्यू। और उसके बाद मेरे पास यहाँ से Xn माइनस की वैल्यू दी हुई है, तो उसका मेरे पास कितना वैल्यू दिया हुआ है 18, तो वो भी मैंने वहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाता है बच्चों मेरे पास 1। इसी तरह से मैं इसको भी डिसोसिएट कर लेती हूँ, UP प्लस YN माइनस में, ठीक है। और इसका ये जो विद्युत अपघट्य है इसका तो वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250, देखो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 250 दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। उसको मैं रख के और यहाँ पे इसके आयनों की वैल्यू रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो UP प्लस की वैल्यू इस सारणी में कितनी दी हुई है 25, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास YN माइनस की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 100, कितनी दी हुई है 100, ये देखो यहाँ पे 100 दी हुई है, ठीक है, YN प्लस की। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 2। इसी तरह से मैं इसको डिसोसिएट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 440, ठीक है, इसको मैं इसके इक्वल कर दूंगी तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों m मेरे पास आ जाता है 2, n मेरे पास आ जाता है 3, और इन दोनों की वैल्यू करके मैं क्या निकाल सकती हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। ये कहाँ से निकला है, p का वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 से निकला है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, m प्लस n की वैल्यू पूछी है। तो m बराबर मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 2, n आ जाता है यहाँ पे 3 और p आ जाता है मेरे पास कितना बच्चों 2। तो इन तीनों को यदि मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है m प्लस n प्लस p का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ जाता है इसका 7, कितना आंसर आ जाता है इसका 7, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि पहले इसमें हमें जो अप्रोच लगानी है, तो यहाँ पे वो क्या कर गया, मिसिंग कर गया, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये अप्रोच लगा ली, जिस बच्चे ने सोच लिया कि यार मेरा तो ये वाला सबसे पहले इसको निकालना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे कोलराउश नियम, वो तो साफ साफ दिख ही गए हमें, तो बस उस बच्चे का क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, Xe लिखा हुआ है, ठीक है। Xe मतलब जीनोन तथा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की अभिक्रिया एक Xe यौगिक P देती है, मतलब एक जीनोन यौगिक यहाँ पे P देती है, और जब 1 मोल P का पूर्ण जल अपघटन द्वारा उत्पादित HF के मोलों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ब्लॉक केमिस्ट्री, जीनोन वाली रिएक्शन है किससे, O2F2 से। तो जब भी रिएक्शन होती है Xe प्लस O2F2 की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, XeF4 बन जाता है। क्या बनेगा, XeF4 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो ये वाला हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो गया बच्चों P। अब वो उससे पूछा है कि कम्प्लीटली क्या हो जाता है, यहाँ पे पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन हो जाता है, ठीक है।
तो पूर्ण जल अपघटन होगा यहाँ पे, तो कितने HF यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं, कितने मोल, उस x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कि यदि मान लो, देखो NCERT में भी आपकी वाली रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, लेकिन NCERT में उतना विस्तृत रूप से दिया हुआ नहीं है जितना कंप्लीटली एनालिसिस हमें JEE एडवांस के पेपर में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन दी हुई है XCF + 2A2F2, XCF4 यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, जीनोन तथा O2F2 की अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आती है बच्चों, वो क्या होती है, जब भी हम XCF4 का जल अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, जीनोन, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और HF बन जाएगा, O2 बन जाएगा। ये रिएक्शन लेकिन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो हमें पता है इसे कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो XCF4 है, यदि उसका मैं एक बार हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनता है XUF2, और यहाँ पे 2 मोल मेरे पास क्या बन जाते हैं बच्चों, HF बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ भी इस वाले का फिर से मैं अपघटन करवाती हूँ, जल अपघटन। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, XCO2 में, और यहाँ पे वापस से 2 मोल HF बन जाते हैं। तो यहाँ से जितने फ्लोरीन हटते हैं उतना यहाँ पे क्या हो जाता है, उतने मोल यहाँ पे HF बनते जाते हैं। तो फर्स्ट वाले जो पूर्ण जल अपघटन है, जो फर्स्ट वाला पूर्ण जल अपघटन हुआ है उसमें 2 मोल बने, सेकंड वाला जो जल अपघटन हुआ है सेकंड वाले स्टेप में जाके पूर्ण हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये पूर्ण जल अपघटन हुआ है, दोनों को मिला के पूर्ण जल अपघटन हुआ है। तो यहाँ से हम इजीली अप्रोच लगा सकते हैं कि यहाँ से कितने मोल HF हमारे पास हुए, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, मतलब 2 मोल HF फर्स्ट वाले में और 2 मोल HF सेकेंड वाले में। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मोल HF कितना रिलीज हुआ है बच्चों, 4 बना है, मतलब ठीक है, 4 मोल HF मेरे पास यहाँ पे बना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बच्चों 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा ठीक है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि JEE एडवांस का पेपर है आपका, JEE मेंस का तो है नहीं कि NCERT से डायरेक्टली उठ के लाइन आ जाएगी, वो हर किसी में ट्रिक डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना था। बस यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उस समय माइंड में जो चीज़ें चल रही वो ट्रिगर्ड हो जाए, मतलब थॉट्स आए आपके दिमाग में, क्वेश्चन को देखते ही क्या आना चाहिए, थॉट्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे बच्चों पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये भी अगेन ब्लॉक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। AgNO3 का तापीय अपघटन 2 अनुचुंबकीय गैसें उत्पादित करता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया, किसका, ब्लॉक केमिस्ट्री का और बॉन्डिंग का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने MOT को मिक्स कर दिया, मतलब जो आपकी आणविक कक्षक थ्योरी है MOT, उसको यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, मिक्स कर दिया ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ। तो कैसे, AgNO3 का तापीय अपघटन 2 अनुचुंबकीय गैसें उत्पादित करता है, और गैसें के प्रति आबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उच्च संख्या होती है। देखो बच्चों, जब भी हम किसी लॉ रिएक्टिव मेटल को, मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील धातु नहीं है, ठीक है, AgNO3, तो AgNO3 का जैसे ही हम क्या करवाते हैं, तापीय अपघटन करवाते हैं, ये क्या है, कम क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह का इसका तापीय अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो मेटल बन जाता है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे रिलीज होगी बच्चों NO2 प्लस एक रिलीज होगी O2। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, प्रतिचुंबकीय गैसें हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दोनों ही क्या है, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय यहाँ पे क्या है, गैस है, अनुचुंबकीय। ठीक है, और MOT के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे देखें, MOT के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो NO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन में कितने होंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो इसका आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और वो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैंने यहाँ पे O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो जितने भी स्टार वाले हैं वो क्या है, प्रति आबंधित आणविक कक्षक हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, सिग्मा स्टार में 1s2, सिग्मा 2s स्टार में 2s2, और यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 1 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ बच्चों 6। ठीक है, कर लिया होगा वैसे तो सारा क्वेश्चन, बहुत इजी था, मतलब इतना भी इजी नहीं था। जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा कंसेप्ट, उन लोगों को ये इजी लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, ये वाली रिएक्शन तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को NO2 O2 का देखना था, तो वो भी हमें पता होता है कि NO2 के आणविक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में कितने होते हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक से क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो, यदि आपको रिएक्शंस याद है, यदि आपको सारी रिएक्शंस यहाँ पे याद है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो उन समावेशी टेट्राइन की संख्या sp संग्रहित कार्बन परमाणु नहीं रखने वाले बताइए जो निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम से निर्मित किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें लिखा है बच्चों एल्काइन। ठीक है, एल्काइन यहाँ पे दिया हुआ है, कितने अनुक्रम मतलब कितने सीक्वेंस में रिएक्शन पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले जो एल्काइन का रिएक्शन है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब त्रिबंध है। और उसकी रिएक्शन जब भी हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो हमेशा कौन सा रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन। ठीक है, कौन सा रिडक्शन होता है यहाँ पे, बर्च रिडक्शन, मतलब बर्च अपचयन यहाँ पे होगा। और बच्चों जब भी बर्च अपचयन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, बर्च अपचयन होने के बाद एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बन जाता है। क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन यहाँ पे बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाता है, त्रिबंध टूट जाएगा और यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ट्रांस एल्कीन ही बनेगा यहाँ पे। वो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है और वह स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बना है वो क्या बना है, इस तरह से। ठीक है, CH3 और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ H, यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ H। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्या बन जाता है, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दूसरा Br2 एक्सेस में होगा। तो बच्चों जब भी एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, Br2 के साथ होती है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं Br2 एक्सेस में लिख देती हूँ, एडिशन होगा यहाँ पे, लेकिन एक्सेस में है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, एक तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ही वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास Br। ठीक है, यहाँ पे भी लग जाएगा मेरे पास Br, और यहाँ पे एल्कीन टूट के मेरे पास क्या लग जाता है बच्चों, Br लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक Br लग जाएगा और यहाँ पे भी एक Br मेरे पास लग जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों मेरे पास Br जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Br और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास Br, यहाँ पे आ जाएगा ही सही। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KOH। और जब भी एल्काइल जो ब्रोमाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड होते हैं, जब उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहलिक KOH से, किसके से करवाते हैं बच्चों, अल्कोहलिक KOH से करवाते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे एक्वस KOH होता, ध्यान से समझना, यदि एक्वस KOH होता तो Br हट के OH आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KOH है, तो Br हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्कीन। तो बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं जोड़ देती हूँ इसमें एल्कीन इस तरह से। ठीक है, एक एल्कीन तो मेरे पास ये बन गया, दूसरा एल्कीन मेरे पास यहाँ पे ये बन जाता है। यहाँ पे मैं एक को यहाँ पे जोड़ देती हूँ, यहाँ पे एक और एल्कीन मेरे पास बन जाएगा। तो ये वाला एल्कीन मेरे पास यहाँ पे बन जाता है, इस तरह का एल्कीन मेरे पास यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों हमारे पास एल्कीन, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे वाला प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो आप ध्यान से समझना कैसे प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप का भी प्रोडक्ट बनाया होगा जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है मैं उधर की साइड बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ठीक है, इस तरह का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एल्कीन और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास एल्कीन। ठीक है, एक तो मेरे पास ये बन गया, दूसरा मेरे पास इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे भी आ गया बच्चों एल्कीन। ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया मेरे पास एल्कीन। तो इस तरह का मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मेरे पास जो एल्कीन आया है उसमें कितने डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो एक एल्कीन तो मेरे पास बन जाता है यहाँ पे और एक एल्कीन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एल्कीन यहाँ पे बन जाते हैं। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से एल्कीन बनाना ये गलत है, इस तरह से एल्कीन नहीं बनाना है आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था मुझे पर्सनली कि मैम इसमें एल्कीन कैसे बनेगा, तो ये वाला एल्कीन कतई गलत है, ये वाला बच्चों सही है। ठीक है, क्योंकि जितने Br यहाँ पे लगे उतने एल्कीन यहाँ पे बन जाएंगे, उन्हें डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है sp संग्रहित कार्बन परमाणु नहीं रखने वाले बताइए जो निम्नलिखित अभिक्रिया
अनुक्रम से निर्मित किए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितने अनुक्रम पॉसिबल हो पा रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। और यहाँ पे यदि आपको रिएक्शन याद है तो यहाँ से आपके पास पूरा अच्छे तरह से बन जाता है। ठीक है, लेकिन एल्कीन का विशेष ध्यान रखना कि इस तरह से एल्कीन नहीं बनाना है आप लोगों को, एल्कीन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है आप लोगों को। उसके बाद ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें CH2 समूह की संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन हम O3 ZnH2O के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओजोनीकरण होगा, और यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्या बनता है, 4 कार्बन हमारे पास यहाँ पे बचे हैं, और हमारे पास बन जाता है इस तरह से CHO। ठीक है, ये हमारे पास कितना बन गया, 2 मोल बन गया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं यहाँ पे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और इससे हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी NaOH, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है। मतलब एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा होगा बच्चों, कॉल्बे विद्युत अपघटन होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉल्बे विद्युत अपघटन होगा। और यहाँ पे एनोड और कैथोड पे क्या बनते हैं, एनोड पे तो बनता है फ्री रेडिकल, और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एनोड पे जब फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फ्री रेडिकल या 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है मेरे पास क्या है, FSR मैकेनिज्म है, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या आता है, ये बन के आ जाता है। ठीक है, और जब मैं Cr2O3 का रिएक्शन करवाती हूँ 77020 एटम पे Cr2O3 से, तो ये वाला जो है एल्केन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, रिंग शेप में एरोमेटिक यौगिक बना लेता है। और यहाँ पे हम Cr2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, तो मेरे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चों, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ये भी बहुत ईजी रिएक्शन था बच्चों। ठीक है, और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में निर्मित उत्पाद में CH2 समूह की संख्या है। तो CH2 समूह की संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी होगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कितना पूछा है आपसे समूह की संख्या, यहाँ पे देखो CH2 समूह आपसे पूछा गया है, तो वो कितना होगा यहाँ पे 0। ठीक है, मिथिलीन समूह की आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद में CH2 समूह की संख्या। ओके, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे पूर्ण ओजोन अपघटन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, और O3 ZnH2O के साथ ओजोनोलिसिस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एल्कीन हैं। तो बच्चों इतना बड़ा मॉलिक्यूल लेके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इसको जैसे ही तोड़ोगे, किसको, डबल बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाती हूँ, सारी के सारे जो है ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रेक होके यहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है वो अलग अलग आप लोगों को दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले से। तो मेरे पास बन जाता है यहाँ पे एक कार्बन है CH3CHO। ठीक है, तो ये यहाँ पे यदि प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, CH3CHO। ठीक है, प्लस मेरे पास एक और क्या बनेगा, देखो ये वाला जो यूनिट है ये अलग हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, इसको तोड़ूंगी तो बन जाएगा मेरे पास CH3CHO। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब ओजोनी अपघटन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये वाली यूनिट अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इस वाली यूनिट को लिख लेंगे अलग से। यहाँ पे हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CHO। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको तोड़ूंगी, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, तो मेरे पास दोनों साइड क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये वाली यूनिट हो गई। अब हम इस वाली यूनिट की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारी ये वाली यूनिट टूटी, जिन बच्चों ने भी इस अप्रोच से किया होगा उनको काफ़ी ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये बन जाता है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है डैश पोजीशन पे, तो मेरे पास CH3 है, और यहाँ पे बेस पोजीशन पे मेरे पास OH है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे भी कट रहेगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, सब में डबल बॉन्ड ओ आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सब में डबल बॉन्ड ओ आएगा। यहाँ पे भी मैं OH पोजीशन लगा देती हूँ, ये वाला वेज पोजीशन में कैसे जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यूनिट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके बाद मेरे पास और भी बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे। उसके बाद मेरे पास एक और बनेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे मेरे पास इस वाली पोजीशन पे आ गए और इस वाली पोजीशन पे मेरे पास OH आ गए, ठीक है। तो एक ये भी बन गया मेरे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास एक और बन गया इस तरह से, तो यहाँ पे भी मेरे पास डैश पोजीशन पे मिथाइल आ गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास OH, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो टोटल कितने यहाँ पे एल्कीन ब्रेक हो गए, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ गए, एक तो CS की CHO बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने हैं वो हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। देखो पॉसिबिलिटी और भी यहाँ पे क्या बन सकते हैं, ओके बच्चों। तो यहाँ पे और भी पोजीशन बन सकती है क्या, देखो यहाँ पे हमारे कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल, तो ये बन गए। उसके बाद यहाँ पे OH वाली पोजीशन ये वाली हो जाएगी, एक ही वाली पोजीशन हो जाएगी, एक ही वाला हमारे पास बन जाता है, मतलब ये 2 भाग बनेगा, ये भी हमारे पास 2 भाग बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास बन जाते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावेशी, ये भी हो गया ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव हो गया और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, ठीक है। तो कितने यहाँ पे हमारे पास कीटल कार्बन की संख्या है, तो एक तो इसमें पॉसिबल है, एक इस वाले में पॉसिबल है, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 2। अब बच्चों यहाँ पे सेक्शन 2 क्या है हमारा, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन थे और टोटल कितने मार्क्स का है, ये 24 मार्क्स का है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन देखा है। और यहाँ पे हमारे पास जो ईच क्वेश्चन है पार्शियली मार्किंग आप लोगों को दी हुई है, यदि आपका पूरा करेक्ट है तो +4 आपको मिलता है। यहाँ पे यदि आप कोई आंसर नहीं देते हो तो 0 आंसर मिलता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो बच्चों है ही सही। तो पार्शियली मार्किंग की वजह से यहाँ पे काफ़ी हमें अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। और ये गुणित अनुपात का आपको सिद्धांत दिया हुआ है परीक्षण के लिए, शुद्ध द्विअंगी बाइनरी यौगिकों की एक श्रेणी का विश्लेषण किया हुआ है और उनके घटक भी यहाँ पे क्या हुए दिए हुए हैं नीचे सारणी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वेट दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज वेट ऑफ Q दिया हुआ है, मतलब हमें PQ की फॉर्म में ही तो दिया हुआ है ये, ठीक है। तो मॉल कंसेप्ट से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सही और गलत ही तो देखना है, ठीक है। सही और गलत देखना है तो हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ है, तो हमें M और N की वैल्यू के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। सबसे बढ़िया इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे कंपाउंड, यदि हम ऑप्शन A की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यदि यौगिक 3 का मूलानुपाती सूत्र P3Q4 है तब यौगिक 2 का मूलानुपाती सूत्र P3Q5 है। देखो उसने एक तो हमें 3 की बात कही है, एक हमें उन्होंने 2 की बात कही है, ठीक है। तो कंपाउंड 3 से 2 पे जाने पे देखो यहाँ पे कितने का हमारे पास इंक्रीजेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास 4.4 का, ठीक है। और यहाँ पे देखो उतना ही क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, 4.4 से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये 4.4 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यदि P के लिए मैं मानूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P के लिए Q, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 4 यहाँ से डिक्रीज होगा, 4 यहाँ से इंक्रीज होगा, यदि हम परसेंटेज वेट ऑफ Q की बात करते हैं तो, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। 3 का मूलानुपाती सूत्र तो आपको दे रखा है 3/4, तो यदि हम P के लिए माने तो यहाँ पे हम 4/3 मान सकते हैं, Q का P के लिए यदि हम बात करें तो Q का 4/3 हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तब यौगिक 2 का मूलानुपाती सूत्र आपके लिए P3Q5 यहाँ पे देखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें 4/3 की, लेकिन यहाँ पे तो 5/3 होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये तो हमारा हो गया गलत, ठीक है। इस तरह के तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो बिल्कुल यहाँ से मॉल वगैरह कैलकुलेट करके, और आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे अपन ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं वैसे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली यदि आपको टेबल है तो उसमें भी आप निकाल सकते हो,
ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये भी कन्वेंशनल और ऑथेंटिक मेथड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपके जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व जल्दी हो जाता। यदि यौगिक 3 का मूलानुपाती सूत्र आपके क्या है, P3Q2, तथा तत्व का जो P का परमाणु भाग है वो है 20, तब A परमाणु का भाग 45 है। तो बच्चों यदि आप 3 का मूलानुपाती सूत्र आपके 3/2 दिया हुआ है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, 4/3 निकाला था, ठीक है, कंपाउंड 3 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है 4/3, जबकि यहाँ तो वैल्यू कम आ गई है, 2/3 आ गई है, तो ये वाला तो सही हो गया। यदि यौगिक 2 का मूलानुपाती सूत्र PQ है, तब यौगिक 1 का मूलानुपाती सूत्र P5Q4 है। देखो यहाँ पे यदि हम यौगिक 2 और 3 की, यौगिक 2 और 1 की बात की हुई है, यदि हम यहाँ से यहाँ तक में देखें तो यहाँ पे यहाँ से जाने में हमारे पास कितने का इंक्रीज हो गया है बच्चों, कितने की वृद्धि हो गई है। देखो यहाँ से यदि मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितने की वृद्धि हो गई है, यदि इसको माइनस करेंगे हम तो 5.6 या 4.5 इस तरह की कोई वृद्धि हमारे पास होगी, उतना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, उतना ही यहाँ पे मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। 5.6 की यहाँ पे क्या होगी है, वृद्धि, और 5.6 की यहाँ पे क्या होगी है, कमी होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं मॉलिक्यूल्स के लिए मानूँ तो कितना रहेगा, 5/4, मतलब 4/5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है, 5.6 लिखा है। तो ये वाला भी हमारे लिए सही आ गया, क्योंकि उसी रेंज में आ गया है, 5.6 और 5/4 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये वाला तो हमारा हो गया बच्चों सही, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखा है, P5Q4 लिखा है, तो यहाँ की हमें वृद्धि देख के यहाँ उतना ही डिक्रीज भी होगा, तो ये वाला तो हमारा सही है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे डी की, तो यदि P और Q का परमाणु भार क्रमशः 70 और 35 है, तब यौगिक 1 का मूलानुपाती सूत्र P2Q है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यदि P तथा Q का परमाणु भार 70 और 35, तब यौगिक 1 के लिए देख लो बच्चों, यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो ये वाला हमारा यहाँ से गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि P2Q का वहाँ पे आई नहीं का, दोनों जगह क्या है 50 है। तो इसका आंसर बच्चों आना चाहिए B और C, ठीक है। तो टेबल के बेसिस पे भी आप इसको कर सकती हो। यदि ट्रेडिशनल मेथड आप यूज़ करना चाहते हो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, तो वो थोड़ा आपके लिए लेंदी हो सकता है 5.5 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन में लग सकते थे। तो बच्चों ये वाला मेथड बिल्कुल सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी के संदर्भ में सही विकल्प है। आग यहाँ पे आपको दिया हुआ है गैस नियतांक, F आपको दिया हुआ है फैराडे नियतांक, T आपको दिया हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर, और इस तरह से आपके लिए यहाँ पे 4 तरह के कथन दिए हुए हैं। इन कथन में हमको सत्य कथन देख के बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पे सत्य है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एंट्रोपी के संदर्भ में सही विकल्प है। देखो ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, और यहाँ पे आई क्या दिया हुआ है, गैस कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, F फैराडे नियतांक दिया हुआ है, T टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वो तो खैर दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, MS + 2H + H2 की आपको यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, M2 + एक्वस अभिक्रिया के लिए ΔE0 सेल बाय ΔT RF आपको यहाँ पे दिया हुआ है, R/F यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तब अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन R है, माना कि एंट्रोपी तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है क्या, एंट्रोपी तो होती है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम माने यहाँ पे कि ΔS बराबर NF - ΔE/ΔT, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू रख लोगे, 2 × F × R/F बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाता है 2R, क्योंकि F से F तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, यदि मान लो कि H2 गैस की मैं बात करती हूँ 2H+ में यहाँ पे, ठीक है, तो एक रिएक्शन इसमें कैथोड पे होगी, दूसरी रिएक्शन इसमें एनोड पे होगी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये ऑप्शन है, ठीक है, यदि मैं इसमें नास्ट इक्वेशन लगाती हूँ तो कुछ इस तरह का वैल्यू मेरे पास निकल के आता है, लेकिन ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन के लिए था। तो बच्चों ΔE सेल बाय ΔT/RF दिया हुआ है, जबकि हमारे लिए क्या निकल रहा है यहाँ पे 2R, तो ये तो हमारे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने ΔE/ΔT की वैल्यू क्या निकाली, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली NF - ΔE/ΔT, और यहाँ से भी मैंने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई ΔE/ΔT की, वो कितनी आ गई 2R, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को देखा है R/F, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारी वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन करोगे तब भी यहाँ पे गलत निकल के आएगी। अब बच्चों यहाँ पे आपको सेल अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, प्लेटिनम के साथ यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, सेल अभिक्रिया दे रखी है।
और पीटी प्लैटिनम एक एंट्रोपी परिचालित अभिक्रिया है, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों बहुत इजी है, आप सबसे पहले तो इसमें क्या करो, इसमें आप लोग कैथोड और एनोड की हाफ सेल रिएक्शन निकाल लो, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन हम लोग निकाले, सबसे पहले यहाँ पे यदि मैं निकालूँ तो 2H+ बनेगा, कैथोड पे मेरे पास ये बन गया 2H+, ठीक है, एनोड पे मेरे पास ये बन गया। और यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, उसका नस्ट इक्वेशन यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन जैसे ही मैं लगाती हूँ यहाँ पे डेल्टा एस की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ जाती है बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। नास्ट इक्वेशन लगाने के बाद अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं ना इसमें, डेल्टा जी इजिकल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नास्ट इक्वेशन से तो मेरे पास इजी को सेल की वैल्यू आ गई, वहाँ से मैं डेल्टा जी निकाल सकती हूँ, ठीक है। और डेल्टा जी से मेरे पास क्या आ गया है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया है, नेगेटिव आ गया है बच्चों, वहाँ से मेरे पास डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एस जितना पॉजिटिव होगा डेल्टा जी इतना ही नेगेटिव होता चला जाएगा। तो यदि मैंने यहाँ से ई जीरो सेल निकाला है तो मैं यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू निकाल देती हूँ, एन एफ ई जीरो सेल करके निकाल सकती हूँ ना यहाँ से। और यहाँ से मैं डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया है बच्चों यहाँ पे, तो डेल्टा एस मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम इस वाले को देखें रिलेशन को, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एच जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना डेल्टा जी क्या होगा, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये क्या है कि एंट्रोपी ड्रिवन या एंट्रोपी परिचालित प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों, एक प्रकाशित सक्रिय यौगिक के रैसिमीकरण के लिए डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। बच्चों यहाँ पे क्या है, एक मिक्सचर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि एक प्रकाश सक्रिय यौगिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसके रैसिमीकरण के लिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, मिक्सचर बन रहा है, मतलब मिश्रण का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। किसका फॉर्मेशन होगा है, मिश्रण का। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है कि रैसिमीकरण होता है, उसमें एक प्रकाश सक्रिय यौगिक है और वहाँ पे मिश्रण का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी यहाँ से क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये वाला आंसर भी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इन्होंने दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक ट्विस्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, एक उपसंयोजन अभिक्रिया दी हुई है और यहाँ पे आपको H2 का होल 6 मतलब वाटर मॉलिक्यूल दिए हुए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, इथिलीन डाई एमीन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन रहा है, जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड से क्या बन रहा है, हमारे पास बाईडेंटेट लिगेंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किलेट का फॉर्मेशन होता है उस केस में भी क्या होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी यहाँ 0 से ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव। तो ये वाला भी बच्चों क्या है, ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, सी और डी। तो यहाँ पे आपको 3 कंसेप्ट दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दूसरा आप लोगों को ये एक मिक्सचर दिया है रैसिमाइजेशन से, और तीसरा आपको देखना है यहाँ पे सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजन यौगिक से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन है, ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन फैमिली से रिएक्शन आपको दी हुई है। वह यौगिक जो बोरॉन नाइट्रेट देने के लिए NH3 के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो यहाँ पे बोरॉन की हम रिएक्शन करवा सकते हैं नाइट्रेट से, तो हमारे पास क्या बनता है, Bn बनता है, मतलब बोरॉन नाइट्रेट हमारे पास बनेगा, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड यहाँ पे बनेगा, और बोरॉन नाइट्राइड जो होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, मतलब अकार्बनिक ग्रेफाइट जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाइबोरेन की काफ़ी सारी रिएक्शन आप लोगों के NCERT में दी हुई है, B2 और 3 की भी रिएक्शन आप लोगों की दी हुई है NCERT में, ठीक है। और HbF4- जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जब भी NH3 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जब भी रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे NH3 के वीक बॉन्ड की वजह से जो NH3 के बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ABC। और यदि हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो देखो बोरॉन की जब मैं NH3 के साथ रिएक्शन करवाती हूँ बहुत उच्चतम तापक्रम पर, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है Bn, और इसको मैं क्या बोलूँगी बच्चों, अकार्बनिक ग्रेफाइट। क्या बोलूँगी इसको, अकार्बनिक ग्रेफाइट, ठीक है, अकार्बनिक ग्रेफाइट में इसको बोल दूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद यदि हम डाइबोरेन की बात करें, यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन यही था, ठीक है। तो ये वाला मेरा जो ऑप्शन था ये A के लिए था, ये B के लिए था, ये C के लिए और ये D के लिए, जो कि मेरा ये D ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यदि हम डाइबोरेन के लिए हम बात करें हाई टेम्परेचर पे, तो मेरे पास ये वाली रिएक्शन मिल जाती है NCERT में, ईजिली आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और यदि हम B2 और 3 के लिए यहाँ पे
अमोनिया से रिएक्शन करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो भी आपको क्या मिलता है यहाँ पे आप लोगों को मिलता है कार्बनिक ग्रेफाइट, मतलब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिलेगा। और यदि हम HbFO की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है एक तो NH4+ और BF4-, लेकिन NH के बीच में क्या होता है, वीक बॉन्ड होने की वजह से टूट जाता है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ये वाला मेरा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, A, B और C। ठीक है, A, B, C आंसर आता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे 900 से 1500 की ताप सीमा पर वात्या भट्टी में आयरन के अयस्क से आयरन के निष्कर्षण से संबंधित सही विकल्प है। बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है, सही विकल्प निकालना है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके मेटलर्जी से वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमें क्या निकालना है, विकल्प निकालना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइम स्टोन का यहाँ पे लिखा है कि सिलिकेट अशुद्धि को हटाने के लिए होता है। दूसरा वात्या भट्टी से प्राप्त पिग आयरन की यहाँ पे बात की हुई है, मतलब कच्चा लोहा की यहाँ पे बात की हुई है, लगभग 4% कार्बन युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कोक CO2 को CO में परिवर्तित करता है, निष्कासित गैसें NO2 तथा CO युक्त होती है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि निष्कासित गैसें मतलब एग्जॉस्टेड गैसें भी यदि हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी NO2 का नाम नहीं आता है, हमेशा किसका नाम आता है, CO2 CO का नाम आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया कि निष्कासित गैसें यहाँ पे ये निकलती है, कोक CO2 CO को परिवर्तित करता है, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो आप कि निष्कासित कैसे एग्जॉस्टेड कैसे यहाँ पे दी हुई है आपको, ये तो अपन ने करके लिया, ये तो ऑप्शन गलत हो ही जाएगा क्योंकि एग्जॉस्टेड गैसें जितनी भी होती है CO2 और CO की फॉर्म में निकलेगी। लाइम स्टोन का उपयोग करके सिलिकेट अशुद्धि को हटाने के लिए होता है, तो ऑब्वियसली बात है CO की रिएक्शन आप सिलिका के साथ करवाते हैं Ca+SiO2, तो यहाँ पे बनता है बच्चों CaSiO3 बन जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सेकंड की हम बात करें तो वात्या भट्टी से प्राप्त कच्चा लोहा लगभग 4% कार्बन युक्त होता है, क्योंकि वात्या भट्टी में ऊपर से क्या होती है, कार्बन की बौछार होती है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल फिट है कि 4% वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, तो बिल्कुल सही है। और कोक CO2 को CO में परिवर्तित कर देता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि NCERT में भी वाली रिएक्शन दी हुई है बच्चों। तो ये वाला जो आपके ऑप्शन आता है इसमें करेक्ट ऑप्शन A, B और C आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। D वाला जिन्होंने ऑप्शन लगाया होगा मेरे हिसाब से बहुत मिनिमम बच्चों ने वाला ऑप्शन लगाया होगा जिन्होंने यहाँ पे NO2 का ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो वाला बहुत ईजी क्वेश्चन था, मेटलर्जी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों अगेन ऑर्गेनिक क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो बेंजीन है, बेंजीन का जब भी हम इससे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, बेंजीन का जब भी हम इसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन, और इस टाइप का हमारे पास यहाँ पे बन जाता है स्ट्रक्चर। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास P, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी मैं इसकी रिएक्शन ZnHgHCl के साथ करवाऊंगी तो कौन सा रिडक्शन होगा यहाँ पे, क्लीमैंसन रिडक्शन होगा। ठीक है, क्लीमैंसन अपचयन यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं रिएक्शन SOCl2 से करवाऊंगी तो डार्जन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ये वाला तो मेरा हो गया P वाला कंपाउंड, कौन सा हो गया, P वाला। अब हमें करना है इसका रिडक्शन, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, COOH का रिडक्शन होगा तो CHO बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है बच्चों, या तो मेरे पास CHO बनेगा, बहुत से बच्चों ने गलती यहाँ पे की होगी, तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, C डबल बॉन्ड O का, तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो गया, C डबल बॉन्ड O का, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, COOH को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लीमैंसन रिडक्शन में स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो Q हमारे पास ये आ जाता है बन के, Q हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जा रहा है C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Q। अब हम देखते हैं इसमें कि जब इसकी वैल्यू हम SOCl2 से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे बन के आता है असाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ से OH क्या हो जाएगा, OH तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, SOCl2 की वजह से सब्सटीट्यूट हो जाएगा Cl से, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है R, वो क्या बन के आएगा बच्चों, ये। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ आपके Cl, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, R हो गया। अब इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ LCl3 की प्रेजेंस में। तो LCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो बच्चों ये पूरा ग्रुप अलग होकर यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब Cl यहाँ से अलग हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या बनेगा, बेंजीन तो बनेगा ही सही साथ में, और साथ में मेरे पास एक और क्या बन जाता है, इस तरह की रिंग बन जाती है, मतलब साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगेन इसका मैं क्या करवाती हूँ बच्चों, रिडक्शन, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, क्ली-मैनसन रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ ZnHgHCl की प्रेजेंस में, तो ये वाला ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और यहाँ पे मेरे पास बन जाता है हाइड्रोकार्बन, मतलब इस तरह का मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये वाला हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऑप्शंस कि यौगिक P तथा Q कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आप देखो P और Q कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, देखो ये तो हो गया हमारे पास P, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास P, तो यहाँ पे देखो P हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और Q वाला भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला तो हमारा हो गया सही। यौगिक S, मतलब ये वाला जो यौगिक आपका बन रहा है साइक्लिक कीटोन रिंग वाला, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यौगिक S ब्रोमीन जल को विवरण करता है, मतलब यहाँ पे जो है विरक्त कर देता है, डीकलराइज कर देता है, ठीक है। तो जब भी मैं इस टाइप की रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन R2CD के साथ करवाती हूँ, किसके साथ करवाती हूँ, R2CD के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह का मेरे पास प्रोडक्ट बन के आता है, मतलब यहाँ पे Cl की जगह मैं क्या लगा लूँगी, आग, क्या लगाएगा यहाँ पे, आग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बन के आता है फाइनली वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। बाकी ये दोनों क्या है, तो यौगिक P और S हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके संबंधित ऑक्सीजन देता है, यौगिक P और S। तो बच्चों यहाँ पे P और S का जब मैं करवाऊँगी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो वो यहाँ पे संबंधित ऑक्सीजन नहीं देगा, क्योंकि COOH के साथ तो वो नहीं देगा, ठीक है, NH4OH के साथ करवाती हूँ तो। और यौगिक डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया करने पर प्रत्येक अल्कोहल देता है, तो बच्चों वो भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, COD, क्योंकि यदि मैं I के साथ इसकी रिएक्शन करवाती हूँ R2CD के साथ, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन के आता है, क्या बन के आता है, ये वाला प्रोडक्ट बन के आता है। और ब्रोमीन जल का तो हमने देख लिया, डीकलराइज कर देता है उसको, तो ये बात सही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाता है बच्चों A और B। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से बहुलक के संदर्भ में सही कथन है। देखो क्लोरोप्रीन का जो बहुलकीकरण है प्राकृतिक रबर होता है, बिल्कुल गलत है बच्चों, यहाँ पे प्राकृतिक रबर नहीं होता है, सिंथेटिक रबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मेरा गलत हो गया। उसके बाद टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथेन से इसे उच्च दाब पर परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करने पर तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल है, ये तो NCERT में भी आपको दिया हुआ है। PVC ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, ये वाला भी सही है, ऑप्शन B और C तो दोनों सही है, क्योंकि ये भी फैक्चुअल बात है, ठीक है। ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक ही PVC। और एथिन 350 से 570 केल्विन ताप तथा 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक दाब पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च घनत्व का पॉलीथीन देता है। बच्चों यहाँ पे जिसने उच्च घनत्व का ध्यान नहीं रखा है, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आया होगा, क्योंकि उच्च की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न घनत्व, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो डेंसिटी का पॉलीथीन देता है, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है गलत, ये वाला गलत है ही सही। तो यहाँ पे मेरे पास जो सही आंसर निकल के आता है वो क्या है, B और C। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, B और C, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन नंबर 3, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। 4 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, यदि आपका सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं +3, और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको दी हुई है। और ये जो सेक्शन है आपको पूरा 12 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से है, ठीक है, ठोस अवस्था चैप्टर से है, और यहाँ पे आपको FCC पूछा गया है। यहाँ पे आएगा परमाणु X FCC जालक रिक्तियां घेरता है तथा समान जालक की एकांतरित चतुष्फलकी रिक्तियां भी घेरता है, तो परिणामी ठोस की संकुलन दक्षता लगभग निम्न में से निकटतम होगी। तो बच्चों यहाँ पे जिन भी बच्चों को याद रहा होगा कि डायरेक्टली
इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहा है, डायमंड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल किसका होता है, डायमंड का होता है, और जिसका संकुलन दक्षता यदि हम निकालें तो 35 होती है। यदि किसी बच्चे ने ये दिमाग में बात क्लिक कर गई कि डायमंड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो जेड एंड जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो उसकी भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, संकुलन दक्षता निकालनी है, ठीक है। और यदि किसी बच्चे ने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व किया होगा तो देखो एफसीसी यहाँ पे जालक बने हुए, तो एफसीसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे यदि मैं मान लूँ यहाँ पे बना हुआ है एफसीसी का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ घनीय संरचना, और इसके कॉर्नर पे बच्चों कितने एटम प्रेजेंट होंगे, एक एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे 8 कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट हो गए 8, ठीक है, और यहाँ पे इनके जो फेसेस देखिए फलक, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रेजेंट, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफसीसी क्रिस्टल की संरचना हो गई। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, तो 1/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फलक कितने हैं, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे 6 × 1/2, प्लस रिक्तियाँ कितनी दी हुई है बच्चों, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ, ठीक है, उसको भी हम इसी में जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉर्नर पे एटम है 1, यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है 3, और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ हैं वो कितनी हो जाती है बच्चों, 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 8, तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड की वैल्यू निकल के आती है वो 8 होती है। अब आराम से हम संकुलन दक्षता का सूत्र निकाल सकते हैं। क्या होता है बच्चों संकुलन दक्षता का सूत्र, परसेंटेज बराबर, सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे ए और आर के बीच में भी तो रिलेशन हम लोग निकालेंगे। तो ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a√3/4 = 2r, ठीक है, यही निकला हम लोगों का। तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8r/√3, ठीक है, ये तो हमारी a की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता। तो आप लोगों ने एक सूत्र बचपन से हम लोग पढ़ते आ गए हैं, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, z × 4/3 πr³ ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट की हमने, 8 × 4/3 πr³, और a की वैल्यू हमने a और r का यदि हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफसीसी के लिए कितना होता है, तो एफसीसी के लिए होता है बच्चों 8√3/4 = 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2r आ जाएगा। यदि हम बॉडी डायगोनल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है, फाइनली निकल के आया हमारे पास 8r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो एफिशिएंसी है, जो संकुलन दक्षता है, वो कितना निकल के आता है, 35। और यदि किसी बच्चे को डायरेक्टली क्लिक हो गया हो दिमाग में कि डायमंड का दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बी ऑप्शन मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी ने गलती की होगी बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये कौन सी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। HClO3 की रिएक्शन यदि हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक अनुचुंबकीय गैस देती है जो O3 के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक ऑप्शन क्लिक करना है कि HClO3 की HCl के साथ अभिक्रिया एक अनुचुंबकीय गैस देती है। जब भी HClO3 की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखो तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, HClO3 की रिएक्शन जैसे ही हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पे ClO2। क्या बनता है बच्चों, ClO2 बनता है, प्लस Cl2 प्लस 2H2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी HClO3 की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ClO2 बन रहा है, ठीक है। और ClO2 की रिएक्शन में ओजोन से करवाती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, Cl2O6, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, Cl2O6, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली जो NCERT में तो ये रिएक्शन इतना अच्छे से दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से करवाया गया है। ये वाला रिएक्शन Cl2O6 यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें C हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं थी, इजीली आपसे हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, जल में PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट आपको देखा है तथा NaCl की अभिक्रिया एक अवक्षेप उत्पादित करती है जो उचित सांद्रता का HCl मिलाने पर विलय हो जाता है। अवक्षेप का विलय करके किसके निर्माण के कारण होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, देखो PbCl2, PbCl4, PbCl4 2 माइनस PbCl6। तो बच्चों यहाँ पे जब भी मैं Pb2 प्लस की रिएक्शन 2Cl माइनस के साथ करवाती हूँ तो PbCl2 के मेरे पास क्या बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, PbCl2 का मेरे पास श्वेत अवक्षेप बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, PbCl2 को कम्प्लीटली क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है, विलय हो जाता है किसमें, 2Cl मतलब HCl यदि मैं यहाँ पे लेती हूँ तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है तो उसमें क्या हो जाएगा, विलय होके ये बनाता है टेट्राक्लोरोप्लम्बेट, यहाँ पे बनाता है, क्या बनाता है, टेट्राक्लोरोप्लम्बेट का यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण होता है। तो बहुत ही इजी रिएक्शन थी बच्चों, ये भी ग्रुप ब्लॉक केमिस्ट्री से थी ये रिएक्शन। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री से रिएक्शन थी। जिस भी बच्चे को रिएक्शन याद है, देखो रिएक्शन याद करने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारी रिएक्शंस क्या की हुई है, कवर की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हो, अवक्षेप निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों रिएक्शन बता दी। यदि यहाँ पे Pb2 प्लस की रिएक्शन में Cl से करवाती हूँ तो PbCl2 बनता है, लेकिन वो तो HCl में जाके क्या हो गया, विलय हो गया। तो फिर हमारे पास क्या बनता है, PbCl4 2 माइनस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमारे पास PbCl2 नहीं बनेगा क्योंकि तो HCl में हमारे पास क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। PbCl4 किसी भी कंडीशन में बन नहीं गए, हमारे पास PbCl6 2 माइनस के बनने के कोई चांसेस नहीं है। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन बनता है PbCl4 2 माइनस टेट्राक्लोरोप्लम्बेट, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल से। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, डी ग्लूकोज की जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर परिणाम में मोनोसेकेराइड का मिश्रण देता है जो है। देखो बच्चों, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा इस तरह से CHO। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ HOH। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ HOH। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ OHH, यहाँ पे आ जाएगा HOH। ठीक है, HOH, और इधर लग जाएगा है बच्चों CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे यदि हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो चलावयवता को प्रदर्शित करता है, मतलब C डबल बॉन्ड OH है मेरे पास। ठीक है, और यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ बच्चों, देखो क्वेश्चन में किससे पूछा है आपसे, जलीय NaOH के साथ, मतलब एक्वस NaOH के साथ यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो ये किसको शो करता है, चलावयवता को। किसको दर्शाएगा बच्चों, चलावयवता को दर्शाता है। और यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मतलब ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, तो चलावयवता में ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड का चलावयवता करेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे क्या करेगा, ये शो करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे तो मैं लगा दूंगी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, और डबल बॉन्ड कहाँ से जुड़ जाएगा, इस वाले से, तो यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ इसको OH से। और इस तरह से ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा HOH, यहाँ पे आ जाएगा OHH, बाकी की सारी चीज़ें तो अपनी वैसी ही रहेगी, HOH। ठीक है, और यहाँ पे एक और बार क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है, तो ये वाला बच्चों स्टेबल है क्या, इनॉल फॉर्म यहाँ पे बनाए तो इनॉल फॉर्म तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट जो हमारा है NaOH के साथ क्रिया करवाने पर परिणाम में मोनोसेकेराइड का मिश्रण देता है। तो बच्चों ये तो अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये 3 का मिश्रण देगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेराइजेशन होगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब जो तीनों का मिश्रण देगा, एक तो इसका, ठीक है, एक यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों का बच्चों क्या देता है, मिश्रण देता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इनॉल फॉर्म में ये क्या है, स्टेबल नहीं होता है, तो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अस्थाई है। क्या है बच्चों, अस्थाई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये था आपका पूरा पेपर 2 का डिस्कशन, JEE एडवांस का। आई होप कि ये वाला जो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, काफ़ी आप लोगों का ट्रिकी क्वेश्चन आया था। इनऑर्गेनिक फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत ईजी थी। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा उन सब के लिए बहुत ईजी था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वाला
क्वेश्चन भी बहुत इजी था। मॉल कंसेप्ट से यदि आप लोग इसमें कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से यदि आप करते हो तो भी ये वाला जो आपका था ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैं मानती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन यदि आपको बेसिक अप्रोच आगे पता है, नेविगेशन से यदि आपको पता है, यदि आपको ओजोनोलिसिस से यहाँ पे 2 या 3 रिएक्शन आपकी पूछी हुई है, बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी ये वाला पेपर था ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल से थोड़ा ट्रिकी था और इनऑर्गेनिक से भी ये थोड़ा कंसेप्चुअली था क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है। अब जी एडवांस का पेपर है बच्चों तो थोड़ा सा मसाला तो उसमें डालेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों का सभी का पेपर बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया है। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा कम अच्छा गया है तो वो बच्चे भी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि डीमोटिवेशन होने के साथ साथ वो लोग क्या होते हैं, थोड़े से डिप्रेशन भी हो जाता है हमें, ठीक है। तो जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो जेईई एडवांस का यदि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है, बहुत से बच्चों का अच्छा नहीं गया है, तो जेईई मेंस पे विश्वास रखें, वो लोग उनको अच्छा कॉलेज जरूर अलॉट होगा। और बच्चों एक पेपर के बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। तो उनको बार बार करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जेईई एडवांस का थोड़ा सा पेपर थोड़ा डाउन गया है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ हमें तो भी लाइफ में मिलती है, ठीक है। तो एक पेपर आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हमें रखना है। तो बच्चों जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है उनकी मोटिवेशन के लिए मैं 2 लाइन यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो बच्चों, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती रहेगी, बने रहिए इसी तरह से, करते रहिए अपने जीवन में मेहनत। God bless you. Thank you so much.